नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि हमें लैंडस्केप करना, बाहर जाना तो पसंद तो है, लेकिन जब भी हम बाहर कभी जाते हैं तो कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा ये हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली पेंट करें तो करें क्या। अगर ये प्रॉब्लम आपको भी हो रही है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। देखिए, बिगिनर्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल है, मेरे साथ भी होती थी। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मैं अपने लैंडस्केप्स में करता हूँ, है ना। तो नेचर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर हर कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, सारा कुछ बहुत सुंदर होता है, हम हर चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बस समझना ये चीज़ है कि हम जब भी कोई चीज़ पेंट करते हैं तो एक्चुअली उसे कॉपी नहीं कर रहे होते। हम उसमें से चुनते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ हमको अपने कॉम्पोजिशन का हीरो बनाना है और कौन सी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ देना है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चूज़ करना है ना। सबसे पहला रूल आपका ये है कि आपको चुनना है कि आपको उस लैंडस्केप में कौन सी चीज़ पसंद आ रही है और आपको पूरा फोकस उसी पे करना है, बाकी चीज़ें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री छोड़नी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने एक पेड़ है। तो इस पेड़ को मैंने दूर से ही देख लिया था, जब जैसे ही मैं उधर से आ रहा था तो मेरा ध्यान सबसे पहले इस पेड़ पे गया। तो इसका जो ओवरऑल सिलॉट है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसमें लाइट नहीं पड़ रही है इस तरफ से, और जब मैं उस तरफ से जाके देखता हूँ, तो जब मैं इस तरफ से आके देखता हूँ तो ये उतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। यानी उसी तरफ से ये अच्छा लग रहा था, ये देखिए ना, इधर से ऐसा लग रहा है कि उजड़ गया है ना। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉम्पोजिशन क्या है, इंटरेस्टिंग बने। तो इसलिए मेरे को पेंट तो उधर से ही करना है। बट प्रॉब्लम वहाँ पर क्या आ रही है, ये जो लाइट है इस तरफ, वो लाइट उधर नहीं आ रही है। तो सब्जेक्ट तो हमने चुन रखा है ना, सब्जेक्ट तो अपना यही है। बट देखिए, जब भी अपन लैंडस्केप करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलनी पड़ती हैं, है ना। हो सकता है कि कोई कंपोजिशन का कुछ पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना। तो ये पेड़ तो हमारा हीरो है, बट इसमें लाइटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट अपनी तरफ से डालेंगे। उसके अलावा जब जब फोटो वगैरह खींचते हो तो आपके फ़ोन में ग्रिड का ऑप्शन होता है ना। तो वो ग्रिड लाइन्स आप ऑन कर लो और उस पर रख के देखो। तो जैसे इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जब ये इस तरफ के ग्रिड्स के बीच में आ रहा है तब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जब मैं इधर रख रहा हूँ तो मेरा और ज़्यादा ध्यान क्या, कहाँ, बैकग्राउंड में चला जा रहा है, पीछे जो लैंडस्केप है उसमें चला जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें फ़ोकस करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे रखना होगा, है ना। मुझे उन्हीं ग्रिड्स में रखना है। देखिए, 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अटेंशन जाता है, 4 तरफ, है ना। तो मैं जब इन दोनों पॉइंट्स पे रख रहा हूँ तो हो ये रहा है कि मेरा आधा ध्यान चला जा रहा है बैकग्राउंड में। तो मुझे वो नहीं करना है, मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तब मेरा ध्यान अब पेड़ पे ज़्यादा है ना। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर क्या है, अपना पेड़ हो गया, है ना। अब बाकी जो यहाँ पर पत्थर वगैरह हैं वो क्या हैं, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं, है ना। उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पर ओवरऑल जो वेट है कॉम्पोजिशन का, है ना, जिसको बोलते हैं विजुअल वेट। विजुअल वेट का अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो विजुअल वेट, किसी भी कॉम्पोजिशन को हम देखते हैं, है ना, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख के जो हमारी आंखों को जो उसका वेट फील होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विजुअल वेट। तो विजुअल का मतलब ही है दृश्य, है ना, आंखों से रिलेटेड है ना। तो देखने में जो किसी चीज़ का वजन हमको महसूस होता है वो होता है विजुअल वेट, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पत्थर है ना, तो पत्थर सीधी सी बात है भारी होंगे। तो जब कॉम्पोजिशन में भी बनाएंगे, अगर पत्थर बनाए तो हमको देख के ही वो लगेगा कि भारी है ना। तो हमको ऐसी जगह इसको रखना होगा कि इसका वेट ऐसा ना हो कि पेंटिंग को झुका दे, है ना। तो हमको क्या करना है, पत्थरों को इस तरीके से ही अरेंज करके रखना है ना। अगर एकदम इधर से अगर करते हैं तो देखिए पूरा वेट इधर शिफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा वेट हो गया। तो ये क्या है, कॉम्पोजिशन को टेढ़ा कर दे रहा है। तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको सीधा चाहिए। इस कारण से भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को अपने इधर ले रहे हैं। अब हमको क्या करना है, पेड़ अपना ड्रॉ करना है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर समस्या है कि इसमें तो प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही, बट इस पेड़ में ज़्यादा लाइट पड़ रही है। तो ये क्या होगा, अपना ध्यान खींचेगा। तो हमको ऐसा नहीं होने देना है, हमको अपना सारा ध्यान इसमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें लाइटिंग बढ़ाएंगे और इसमें जो बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा हमको डल करना पड़ेगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें वैल्यूज़ कम ऐड करें, सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें डालें, यानी इसमें 4 से 5 वैल्यूज़ डाल दें और इसको 1-2 वैल्यूज़ में ख़त्म कर दें, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपनी कॉम्पोजिशन में कर सकते हो। सबसे पहले करना क्या है आपको, पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो सब्जेक्ट कैसे चूज़ करोगे, कोई पेड़ हो सकता है ना, कोई पेड़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कोई पत्थर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर लाइट एंड शेडो बहुत अच्छी दिख रही है, तो वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। कहीं पर का हो सकता है कलर बहुत अच्छा लग रहा हो, वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पे आपको फोकस करना है और बाकी सब चीज़ें जितनी ज़रूरत है बस उतनी बनानी है।
है ना। बस उतना ही करना है जितने में आपका कॉम्पोजिशन अच्छा लगे। तो चलिए, हमने पेड़ तो डिसाइड कर लिया है आज। तो अब इसको कंपोज कैसे करना है, तो मैंने जो कैमरा वाला आपको मेथड बताया कि कैमरा का ग्रिड्स का यूज़ करो, तो ये क्या है, जेंजी मेथड है। ये आज ही आई है, क्योंकि पहले कैमरा वगैरह से नहीं करते थे, है ना। तो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट क्या करते हैं, छोटे छोटे थंबनेल्स बनाते हैं, उसी प्रोपोर्शन का होना चाहिए जिस प्रोपोर्शन का हमारा पूरा फ्रेम है ना। तो इसमें इसको हमको क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी इसको डिवाइड कर लो आप, ये यहाँ से एक लाइन हो गई, एक यहाँ से हो गई, फिर इधर से भी देख लेना है अपने को, ये हो गया 6 पार्ट्स में डिवाइड। अब इसके जो ये पॉइंट्स हैं, ये होते हैं हमारे इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स। तो जब भी हम किसी भी आर्ट वर्क को देखते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा इन्हीं 4 पॉइंट्स पे जाता है। तो इसलिए हमको करना ये होता है कि हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्ट है उसको हमको इन पॉइंट्स के आसपास रखना होता है ना। तो जैसे हमारा पेड़ हमने चुना है, तो पहले हम इस तरफ रख के देखते हैं उसको, है ना। तो करना क्या है, हमको ओवरऑल शेप लेना है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है, मैं बस शेप ले रहा हूँ उसका, है ना। तो इस तरीके का कुछ दिख रहा है, वो इधर पेड़ पत्थर वगैरह पार्ट आ गया है, और इधर कुछ इस तरीके से आ गया है, ये, है ना। अब देखिए इस कंपोजिशन में क्या हो रहा है, एक और पहले बना लेते हैं, है ना। अब इधर रख के देखेंगे, ये हो गया। ये बहुत ही रफली आपको करना होता है, तो एकदम परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो अब इस तरफ रख के देखेंगे इसको, इधर से पत्थर वाले पार्ट आ गए हैं, देखिए। अब देखिए इन दोनों कंपोजिशन में अंतर क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, सारा विजुअल वेट जो है इस पार्ट में है ना। और इस पार्ट में होने के कारण क्या है, सारा वेट क्या है, इस जगह पे ज़्यादा पड़ रहा है एक तरफ, और इधर क्या है, कोई वेट नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कंपोजिशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर अब कुछ डालना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं डाला तो क्या होगा, कंपोजिशन इस तरफ से झुक जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हमको नहीं करना है। अगर हम इसको भी कंपोज कर सकते हैं, कंपोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे क्या है, पीछे का जो एरिया है लैंडस्केप वाला, वो हम इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो ये करना होगा। तो आज हमको क्या करना है, पेड़ पे ही फोकस करना है। तो जब पेड़ पे फोकस करना है तो हमको बैकग्राउंड नहीं बनाना है ना। तो ऐसा कंपोजिशन लेना है जिसमें ये नहीं करना पड़े हमको, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे, है ना। जब इसमें देख रहे हैं तो ये ओवरऑल कंप्लीट लग रहा है, क्योंकि ये पत्थर भारी हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका एक बैलेंस बन गया इधर, और इधर ये पेड़ का, है ना। तो इन दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को चूज़ कर रहे हैं, है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन इसमें हमको बैकग्राउंड में भी काम करना पड़ेगा, है ना। जब हम चुन रहे हैं अपने पेड़ को, है ना, शुरुआत जब आप कर रहे हो तो आप सिंपल चीज़ें चुनो, उसमें डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करो। जब आप ये भी इसमें भी ध्यान देने लग जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। जब हम इस पर ही ध्यान देना चाह रहे हैं केवल पेड़ पे, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का कंपोजिशन लेंगे, इस तरीके का नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप और अलग अलग कंपोजिशंस ट्राई कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ये ग्रिड्स बनाऊँ, मेरे आँखों में अब सेट हो चुका है कि इन 4 जगहों पे वो पॉइंट्स होते हैं। तो कैमरा में भी मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्रिड्स चालू करके ही देखूँ, है ना। जब भी मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इन जगहों पे ये पॉइंट्स होंगे, मुझे उन्हीं के आसपास अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको रखना है। ये एक आध और कंपोजिशंस भी ट्राई करके देखते हैं। अब अगर इन पॉइंट्स में नहीं रखते तब क्या होता है, ये इसमें समझते हैं, ठीक है। अब पेड़ में क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स यहाँ पर थे, है ना। ये हल्का सा आपको समझाने के लिए रख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। पेड़ में क्या कर रहा हूँ, अब इस तरफ ले रहा हूँ, अब देखिए पेड़ इधर हमने बना दिया। अब ये वाला एरिया पूरा खाली है ना। तो मैं थोड़ा सा लैंडस्केप भी डाल देता हूँ। अब देखिए लैंडस्केप होने के बाद भी क्या हो रहा है, ये अभी तक कंपोज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा वेट अभी भी यहीं पर है ना। इससे क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है इधर ही झुक जाएगा। और
फोकस कहाँ पर करेंगे अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि फोकस एक्चुअली करना क्या है। अब इसमें डिटेल्स हम ज़्यादा डाल देंगे फोकस तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है ना। इसी तरीके से और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, एक छोटा सा बना दिया। इसमें जब मैं करूँगा, अब मान लो इधर कर देता हूँ मैं अपने पेड़ को, है ना, और ये क्या है, ये चट्टान है इधर। अब देखिए, अब ये पूरी तरीके से, अब ये क्रॉप ही हो गया एक तो ऑलरेडी ये आउट ऑफ फोकस चला गया। अब भी इस पत्थर में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है जिसको, जो चीज़ हमारा ध्यान खींच सके, तो ये कॉम्पोजिशन ओवरऑल कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना। तो इस तरीके से हमको समझना है कि हम इन पॉइंट्स पे क्यों रखते हैं, है ना। जब भी हम इन पॉइंट्स पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। और एक और चीज़ लास्ट है ये, इसमें हमको सेंटर में रख के देखना है। अपने पेड़ को हम क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं, तब क्या होती है। अब देखिए, सेंटर में रखने में ऐसा लग रहा है ये सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन जैसा लग रहा है। तो सिमेट्री क्या है, जब नेचुरल चीज़ों में हम देखते हैं तो वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि नेचर में हमको आदत होती है इसी तरीके के कॉम्पोजिशंस देखने की। इस तरीके के कॉम्पोजिशंस की देखने की हमको आदत नहीं होती है, इसलिए हमको ये इतना ध्यान नहीं खींच पाता जितना ध्यान हमें इन पॉइंट्स पे रखने पे हमको हमारा जाता है उसमें। जबकि भाई आर्टिफिशियल चीज़ जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ब्रिजेस वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें आप चाहो तो ये कर सकते हो। जैसे कोई ब्रिज है, आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है ये। लेकिन नेचुरल चीज़ों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिमेट्री का यूज़ ना करो। तो चलिए अब इसको फाइनल पेंट करने की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसमें हम अपने को लाइटिंग एडजस्ट करनी है, मैंने बताया था आपको पहले, है ना। तो पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। बहुत ही हल्की हल्की लाइंस चलाऊंगा मैं। पहले ओवरऑल शेप लूँ, पहले मुझे क्या लेना है, इसका ओवरऑल शेप। मैं बताया था ना आपको, सब शुरुआत किससे करनी है, अपने को कॉम्पोजिशन, पहले अपने को चूज़ करना है कि अपना ऑब्जेक्ट रखना कहाँ पर है ना। तो ये स्पेस डिवीज़न कहलाता है ना। और ये जो पीछे जो रहता है इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। ये हो जाता है नेगेटिव स्पेस, जहाँ पर क्या करते हैं, आप बैकग्राउंड छोड़ते हैं। और ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव स्पेस, जहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है, जहाँ पर हम फोकस करते हैं, है ना, वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव स्पेस। और नेगेटिव स्पेस वो जगह होती है जहाँ पर हम सांस लेने के लिए अपने को व्यूअर्स को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम नेगेटिव स्पेस में कम काम करते हैं, पॉजिटिव स्पेस पे ज़्यादा काम करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, स्पेस डिवीज़न अपना कर लिया यहाँ पर, है ना। अब इसके हिसाब से हम इसको इसमें ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए पहले सिंपल शेप्स लूँगा मैं, है ना। सिंपल शेप लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से जैसा आपने सोचा है वैसा कंपोज कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इसको ग्रिड लाइंस में डिवाइड कर दो। बहुत ही हल्की लाइंस डाल रहा हूँ मैं, ये कर दिया। थोड़ा इधर होगा ये हो गया, है ना। ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए, इसी में अपने को रखना है। ये वाला था ना कंपोजिशन। तो ये कैसा हो रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इधर से ऐसे झुक रहा है, ये ऐसा हो रहा है, फिर यहाँ से ये इस तरीके से। यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, जड़ों वाला पार्ट थोड़ा सा तना दिख रहा है, और ये कुछ ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके का शेप बन रहा है ना। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, वो सब अपन बाद में करेंगे। ये ओवरऑल शेप हो गया इसका, है ना। और यहाँ से क्या है, पत्थर है। अब जो पत्थर वाली चीज़ें हैं अपने को वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अपने को बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है, बस उनकी शैडो और लाइट्स देखनी है। फिर ये पत्थर आ गया। अब ये झाड़ी का क्या करना था अपने को, इसको थोड़ा सा म्यूट करना था। अपन चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती है। जब लाइव आप काम कर रहे हो ना, पेंटिंग कर रहे हो, तो आपको एडिट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर कुछ डालो जो जो वहाँ पर दिख रहा है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान बस अपना इसमें जाए, है ना।
तो ये मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है सामने देखने पे, बट मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, है ना। ये छोटा हो गया, तो छोटा है तो ध्यान कम खींचेगा, ये भी चीज़ है ना। ये तो डिटेल्स कम कर दो या कंट्रास्ट कम कर दो, या फिर आप चाहो तो छोटा बना दो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से ध्यान हटाने के लिए। और इसी का अपोजिट आप करोगे तो ध्यान उसमें जाने लग जाएगा, और ज़्यादा ध्यान जाने लग जाएगा। इसमें डिटेल्स ज़्यादा बढ़ा दो, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बढ़ा दो, लाइटिंग अच्छी कर दो, डिटेल्स ज़्यादा कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान ज़्यादा जाने लग जाएगा। ये हो गया, तो ये अब कंपोज हो गया है। अब हम इसमें डिटेल्स डालेंगे, तो मैं पहले बस मेन जो डालियाँ हैं हमारी वो डाल देता हूँ इसमें। कोशिश करिए कि पहले हल्की लाइन से शुरुआत करिए, बहुत ही हल्की लाइन से, ताकि आप आसानी से उसको चेंज कर सकें। रबर का क्या है, हम जिस शीट में काम कर रहे हैं ना, वाटर कलर में अगर कर रहे हैं, ज़्यादा रबर का काम उसमें अगर करते हैं तो क्या होता है, शीट ख़राब होती है। तो कोशिश करें हल्की लाइंस चलाएं जिसको आसानी से आप बदल सकें। यहाँ से ऐसे हो गया है ये। जो मेन डाली हैं बस मैं उन्हें बना रहा हूँ यहाँ पे, बाकी चीज़ें अपन चाहें तो डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हैं। चला गया है इस तरफ, हल्का सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसके पत्तों को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो ओवरऑल शेप हमने बताया था, इसका ध्यान रखिएगा कि आप, ये परफेक्ट नहीं है कभी भी, है ना। तो आपको कहीं पर कम भी करना होगा उस एरिया को, कहीं पर ज़्यादा भी करना होगा। और ये आखिरी तक हम इसको रिफ़ाइन करते जाएंगे। जब हम कलर भी करेंगे तो इसको और रिफ़ाइन करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि अपन ने ड्रॉ कर दिया तो बस वही 100% है, अपने को आखिर तक उसको रिफ़ाइन करते चलना है। यही चीज़ क्या है, बिगिनर्स जब रहते हैं ना हम, तब ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं हमने जो ड्रॉ कर लिया है बस वही आखिरी है, फिर उसी में अपन कलर फिल करते रहते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, हमारी पेंटिंग वगैरह बिगड़ती हैं। हम पोर्ट्रेट्स वगैरह भी जब भी करते हैं ना, तो ड्रॉ जब करते हैं तो हमको लगता है वो परफेक्ट हो गई है, फिर जब पेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो हमको लगता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो प्रॉब्लम यही है, कोई भी अगर अच्छा आर्टिस्ट है ना, तो वो आखिरी तक अपनी ड्राइंग को, अपनी पेंटिंग को निखारता रहता है ना। जब पेंट करता है तब भी उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, और ड्राइंग करते वक्त, कंपोजिशन के वक्त, मतलब आखिरी तक वो जो ड्राइंग रहती है वो एडजस्ट होती रहती है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप आखिर तक क्या करो, उसको एडिट करते रहो, अपना चीज़ें जो भी समझ में आया उसको ठीक करते जाओ। तो यही तरीका है कंपोजिशन को बेहतर से बेहतर बनाने का। अब देखिए, हमको इसमें एडिटिंग भी करनी थी, इसकी लाइटिंग की। तो क्या करूँगा मैं, जब पेंट करूँगा, अब देखो मेरे को जो सामने में दिखाई दे रहा है आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा। तो जब आप लाइव करते हो तो आपको पता होता है कौन सा पार्ट आगे है पेड़ का और कौन सा पार्ट पीछे है ना। तो उसके हिसाब से आपको लाइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी जो पास में है पार्ट उसमें लाइट पड़ेगी, और जो पीछे है उसमें क्या होगा, डार्क होगा। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसकी लाइटिंग को एडजस्ट कर लूँगा। फिर ये पत्थर वाला पार्ट आ गया है,
ये झाड़ी को मैंने छोटा किया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने उसको, बहुत ही हल्का सा। बस इधर से भी कुछ और झाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, उसको भी बहुत ज़रा सा बना रहा हूँ मैं। पीछे तो कोई पेड़ नहीं है। हाँ ये हो गया, ये एक पत्थर है, ये हो गया ये। तो ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गई है। हल्का सा अपने को पीछे वो देना पड़ेगा, इसके पीछे जो चीज़ें हैं पत्थरों का, बहुत ज़रा सा मैंने दे दिया। ये हो गया पीछे की पहाड़ी वाले पार्ट, ये हो गया। तो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पेंट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा ग्रिड्स हैं मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि क्या है ये स्काई वाले पार्ट में हम क्या है पेंट करेंगे नहीं, तो ये आखिरी तक फिर दिखता रहेगा। देखिए इतनी हल्की लाइंस थी कि बस मैंने हल्का सा मूव किया और ये मिट गया, ये हो गया। अब हम इसको पेंट करना चालू करेंगे। एक सबसे लाइट वाला पार्ट होगा, तो सबसे पहले लाइट वाला कर लेता हूँ मैं। सबसे जो लाइट है उसमें ढेर सारा पानी अपन मिलाएंगे, जिसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, तो ये हो गया सबसे लाइट वाला पार्ट। तो सबसे लाइट वाली वैल्यू हो गई है। अब हम इसको पेंट करेंगे ज़्यादातर सारी जगहों में, स्काई को छोड़ेंगे हमेशा की तरह, मतलब लास्ट टाइम की तरह। तो फर्स्ट वैल्यू तो पूरी में फिल ही करनी होती है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब आउटर में कर रहे हो तो आउटर में बस ध्यान दो कि पत्ते जैसा थोड़ा सा लगे, अंदर में आप तो थोड़ा रैंडम भी कर सकते हो काम। क्योंकि इसका आउटर ही है वही निर्धारित करेगा कि पेड़ जो आपने बनाया है सामने से देख के वो सामने जैसा लगे, मतलब उसके जैसा लगे। कई बार हम क्या है डायरेक्ट भी कर लेते हैं वाटर कलर से डायरेक्ट, तो ड्राइंग हमारी क्या हो जाती है फर्स्ट वैल्यू के साथ में हो जाती है। जब हम फर्स्ट वैल्यू लगाते हैं तो उसके साथ में ही हमारी ड्राइंग हो रही होती है। उसमें हम ड्राइंग वगैरह पेंसिल से नहीं करते, डायरेक्ट कलर से। तो ये सिलॉट वाला मेथड बहुत ही काम का है। ओवरऑल सिलॉट आप देखो और उस तरीके से कलर चला चला के फिल करते जाओ। ये फिर डालियों वाला पार्ट आ गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहने वाला है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, तो बाकी सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं ना, क्विक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अपने को उधर करनी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, केवल अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, बाकी सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए आपको डिटेल्स भी
वाइजली जितनी लगें बस उतनी ही डालनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और एक और चीज़, जब मैं पेंट करता हूँ ना तो ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ, तो इस चीज़ को आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, पैचेस बहुत सारे पड़ते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो। ऊपर से नीचे की तरफ आओ, क्योंकि कलर हमेशा ऊपर के से नीचे की तरफ बहता है ना। वाटर कलर जब कर रहे हो तो बहेगा ही वो, है ना। तो उसको बहने देना है और उसके मोमेंट को समझना है कि वो इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको काम करना है, ताकि ऊपर वाला पार्ट जो सूख भी जाए ना तो नीचे से वो गीला रहे। तो गीले के साथ में जब आप मूव करते हो ना तो आपकी पेंटिंग क्या सही चलती रहती है, पैचेस कम आते हैं, है ना। पैचेस ना लाने का यही एक तरीका है कि आप एक तरफ से पेंट करो, ये नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर दिया और फिर थोड़ा सा इधर से कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ क्या है, आपकी पेंटिंग बिगाड़ देती है ना। अब ये फर्स्ट वैल्यू जब सूख जाएगी तो अब हम इसमें सेकेंड वैल्यू लगाएंगे। इसके अलावा हाँ, बैकग्राउंड रह गया है, बैकग्राउंड में भी हल्का हल्का यही वैल्यू लगा देंगे हम। इस ब्रश के बारे में भी बता दूं मैं आपको, ये क्या है, जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो हम जैसे ही रखते हैं ना ये कलर फैल जाता है। हमको क्या करना है, इसमें पानी उतना ही रखना है जितना इसमें होल्ड करने की कैपेसिटी है। उस हिसाब से जब पानी रखेंगे तो क्या इसका टिप बना रहेगा। और अगर आप ज़्यादा पानी भर देते हो तो क्या रहता है, ये बहने लगता है ना। तो अगर टिप चाहिए आपको प्रॉपर, तो आपको क्या करना होगा, पानी उस हिसाब से रखना होगा, लिमिटेड। और पानी कम भी नहीं होना चाहिए, पानी अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, ब्रश शीट को घिसेगा। शीट जब घिसेगा तो आपकी शीट बर्बाद होगी। बहुत ज़रा ज़रा से डिटेल्स, बस बैकग्राउंड में बस इतना ही काम करना है। एक वैल्यू डाल दी, ख़त्म। ये हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू अब पूरी हो चुकी है और ये वाला पार्ट सूख भी चुका है, तो अब हम इसमें सेकेंड वैल्यू लगाएंगे। सेकेंड वैल्यू क्या रहेगा, इससे थोड़ा सा डार्क, है ना। उसी में क्या किया मैंने, थोड़ा सा और डार्क कलर डाल दिया। थोड़ा सा अमाउंट अपन बढ़ा लेते हैं ताकि पूरे में पूछ जाए। ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू रेडी। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, शेडो वाले पार्ट्स में लगाऊंगा, है ना। तो मैंने चूज़ कर लिया है कि कौन सा पार्ट मेरे को लाइट छोड़ना है, क्योंकि सामने तो वैसा है नहीं जैसा मैं चाह रहा था कि इधर से लाइट पड़े। तो मुझे इमेजिन करना है कि लाइट इधर से आ रही है तो शेडो किस तरफ पड़ेगी। तो ये वाला पार्ट क्या है, अपना सामने है ना। तो इसके नीचे वाले एरियाज़ में क्या रहेगा, डार्क रहेगा, है ना। और बीच बीच में भी बहुत सारे पत्तों की शेडोज़ बनेंगी, तो वहाँ भी मेरे को शेडो डालनी है ना। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, ऊपर आ गया, और ये जो है पीछे चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्सपेरिमेंट से आती हैं। आपको जब डेली आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि कैसे लाइट्स बनती हैं, कैसे शेडोज़ आती हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी पेंटिंग एडजस्ट कर पाते हो। ये वाला पार्ट आगे आ गया। और कौन सा पार्ट चाहिए मेरे को, यहाँ भी थोड़े से कुछ कुछ पत्ते चाहिए जो सामने में हों, ऑलरेडी हैं वहाँ पे, बट उसमें लाइट नहीं पड़ रही है, तो मुझे लाइट क्या है छोड़नी है यहाँ पे। ये हो गया। फिर इस पार्ट में थोड़ा सा शेडो है, ये अपनी डालियाँ हैं। इस पार्ट की भी शेडोज़ होंगी अपनी।
ये देखिए मैंने ध्यान रखा है कि लाइट क्या है इस तरफ से आ रही है ना, तो उसके हिसाब से मैं लाइट वाले पार्ट छोड़ते जा रहा हूँ और शेडोज़ लगाते जा रहा हूँ। और इसी के साथ में ही मेरा टेक्सचर भी आता जा रहा है। टेक्सचर के लिए मुझे अलग प्लान करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन हमने क्या किया, शेप्स पहले समझे, शेप और फॉर्म पहले समझा, उसके बाद ही टेक्सचर्स डालने के लिए हमने सोचा है ना। वैल्यूज़ का भी पहले ध्यान रखा कि हमको ये वैल्यूज़ डालनी है। यही चीज़ें क्या है पेंटिंग को रियल बनाती हैं। अब क्या है, ये जो तने वाला पार्ट है वो ज़्यादातर पत्तों वाले पार्ट से क्या है थोड़ा सा डार्कर है, इसलिए मैंने एक वैल्यू पूरी तरीके से लगा दी इसमें। इसके बाद इसमें शेडो आएगा। फिर ये वाला पार्ट है, कुछ कुछ जो पीछे में है वो पूरी तरीके से शेडो में जा रही हैं। बस कुछ पार्ट ही होगा जो आगे होगा, क्योंकि ये बहुत इस तरफ भी आ गया है। मतलब इसका फॉर्म जब मैं देख रहा हूँ ना सामने वाले, तो ये क्या है इस तरीके से राउंड होगा ये, है ना। तो इस तरफ लाइट पड़ेगी और इस तरफ क्या होगा, थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा रहेगी, शेडो ज़्यादा पड़ेगी, लाइट थोड़ा सा कम आ पाएगी यहाँ पे। तो उसी चीज़ को समझ के इसमें मैं शेडोज़ लगा रहा हूँ। इस वाले पार्ट में बिल्कुल ही लाइट पड़ ही नहीं पाएगी, तो क्या कर रहा हूँ मैं इधर शेडोज़ ही डाल दे रहा हूँ। और इधर अब थोड़ा थोड़ा टेक्सचर डाल दे रहा हूँ, यानी जो अपने पत्ते होंगे तो उनकी सबकी खुद की भी शेडोज़ होंगी, है ना। तो वो पार्ट डालना है इसमें। ये देखिए ये दो वैल्यूज़ अपने पेड़ की हो गई। अब बाकी चीज़ों की वही दो वैल्यूज़। ये वाला क्या है, पूरा पार्ट शेडो में है। और कौन सा पार्ट है, ये थोड़ा सा शेडो में दिख रहा है यहाँ पर। और इधर क्या है, पत्तों की शेडो आई है पत्थर में। अब मुझे लग रहा है कि शायद पत्थर पे मुझे एक और वैल्यू डाल देनी चाहिए पूरी में। तो यही जो वैल्यू मैंने बना रखी है ऑलरेडी, इसको पहले एक वैल्यू मैं पूरे पत्थरों में डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये अपने पेड़ के जो हाइलाइट्स हैं उनसे थोड़ा सा डार्क है। तो जहाँ जहाँ भी ये पत्थर हैं वो उन जगहों पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें शेडो डालूँगा। और इधर इस वाले पार्ट में क्या है, झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियाँ भी क्या है मर्ज्ड हैं। तो क्या करूँगा मैं, इसमें ये पानी लिया हल्का सा और इस तरीके से चला दिया। थोड़ा सा लेट ही कर दिया मैंने, बट चलेगा, कि बहुत ज़्यादा ध्यान अपने को देना नहीं है इसमें। ये किया। अब अपना जो वैल्यू है वापस से उठाया और पत्तों वाला पार्ट छोड़ के बाकी जगहों पे लगा रहा हूँ। ये हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया। पत्थर वाला कुछ पार्ट ऐसा भी है जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको भी मैं लाइट छोड़ रहा हूँ। बस, तो ये जो डार्कनेस अपने को पेड़ पे पत्थरों पे चाहिए थी वो अपने को मिल गई। अब इसका क्या है, सेकंड वैल्यू जो है वो सूख चुकी है ना। तो अब इसमें हम थर्ड वैल्यू लगाएंगे, उससे भी और डार्क।
तो ये हो गई इससे थोड़ी सी डार्क वैल्यू, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इससे थोड़ी सी डार्क है। तो ये वाला कुछ पार्ट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। देखिए अभी यह क्या है, पानी थोड़ा ज़्यादा हुआ ना इसमें, तो क्या हो रहा है, टिप्स बनाने मुश्किल हो गए हैं, है ना। तो इसमें क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा पानी कम कर लूँगा। अब केवल उतना ही पानी मैं इसमें एब्जॉर्ब कर पाऊँगा जितने में ये फिल हो जाए बस। ये देखिए, अब ये क्या करना है, मेरे को शेडो वाले पार्ट में ही और काम करना है इससे, लाइट वाले पार्ट को अब नहीं छेड़ना है मुझे। कुछ कुछ जगहों पे होंगे जहाँ टेक्सचर्स आएंगे। ये क्या है, पीछे का जो सिलॉट जैसा दिख रहा था उसमें हल्के हल्के टेक्सचर्स डाल रहा हूँ मैं। ये वाला पार्ट तो पूरा ही डार्क में जा रहा है, तो ये हम अब डार्क वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, एक कपड़ा सा आ रहा है, मैंने उसको हल्का सा बना दिया। क्या ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट वैसे ही बनाऊँ। तो ये पेंटिंग अब लगभग कंप्लीट हो गई है, जैसे ही मैंने इसमें डार्केस्ट वैल्यू लगा दी। कुछ कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे को, ये जैसे इन जगहों पे हो गया। तो आपको इस वीडियो में क्या समझ में आ गया, किस तरीके से अपने को कंपोज करना है अपने ऑब्जेक्ट को, और फिर किस तरीके से उसको धीरे धीरे उसको पेंट करते जाना है ना। कैसे अपने को लाइटिंग एडजस्ट करना है ना। इसकी हमने लाइटिंग अपने हिसाब से करी। इसमें क्या है, अपना इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा लगा। जब फ़ोटो हम लेते हैं तो जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें बस जैसा है वैसा ही आप उतार देते हो, है ना। उसमें बस आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है, जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसको कॉपी ना करके आप उसको अपने हिसाब से, आपका जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है वो आप इसमें डिपिक्ट करते हो, है ना। आपने कोई चीज़ को देखा तो कैसे देखा और वो आपको कैसा समझ में आया, आप उस हिसाब से उसको पेंट करते हो, ना कि वैसा जैसा वो एक्चुअली में है ना। तो पेंटिंग में क्या करना पड़ता है, आपको इमेजिन भी करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। और जैसे जैसे आप पेंटिंग करते जाओगे आपको बहुत चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा और इसको डिवाइड कर देना चाहिए इस जगह पे। ये हो गया, क्योंकि रियल में है ये थोड़ा सा डिवाइडेड। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पेड़ कंप्लीट। हमने जैसा देखा था उससे थोड़ा अलग है, बट उससे बेहतर है ना। क्या है, उसमें लाइटिंग ही नहीं थी, हमने लाइट एडजस्ट किया, है ना। अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसमें हमने डिसाइड किया कि शैडो किस तरफ आएगी, लाइट किस तरफ आएगा, उस हिसाब से इनमें लाइट एंड शेडोज़ डाली और एक कॉम्पोजिशन बढ़िया सा तैयार कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको सब्जेक्ट चूज़ करना है और कैसे उनको एडजस्ट करना है। और अगर आपकी भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी है बायो में मेरे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।